नमस्कार। मैं एस रामन, सीतारामन SIR, टीम मिशन MDRT 508 के तरफ से आज 15 अगस्त 2022 को सभी को वेलकम करना चाहता हूं। हमारा टीम मिशन MDRT 508, माई सेल्फ एस रामन और मेरा सहयोगी जो है मिस्टर विजय शिंदे, मिस्टर संतोष तीटे, मिस्टर हेमंत आशा, इनके साथ हमें जो है सपोर्ट करने वाले हैं जो है हमारा ब्रांच मैनेजर मिस्टर महेश मेश्राम और हमारा गुरुवर मिस्टर रमेश बीजापुर। जो है 75th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हमने एक फ्रीडम बोनासा आपके सामने प्रसन्न करने के लिए जो है आयोजन किया। ये फ्रीडम बोनासा में सबसे पहले हमें जो है आज तक क्या किया है हमने वो हिस्ट्री रहा है। आज तक हमने क्या किया है वो हिस्ट्री रहेगा। जो आने वाला दिनों में क्या करेंगे वो एक बहुत बड़ा आलोचना रहेगा। उसी में हमारा कामयाबी जो है हम सबको सामने जो है नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, हमें अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपना समाज के लिए, अपना गांव के लिए, अपना देश के लिए जो करेंगे वो जो है आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी और बहुत बड़ा जो है सब चीज का प्रोग्रेस दिखाने वाला है। तो ये सब कुछ बताने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपके सामने रखना चाहूंगा। वो डिस्क्लेमर ऐसा है, दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ easy understanding for insurance advisors and field forces. The titles content pronunciation is for understanding purpose. The figures and projections are mentioned are under the current scenario and can change. And it is not guaranteed for any product. Terms and conditions apply. आजादी के 75वां वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव, इस आजादी के अमृत महोत्सव जो कि इसमें जो है हमें जो है 75वां साल हो गया है, लेकिन इसमें कुछ सीक्रेट्स भी है। इसमें कुछ सीक्रेट्स भी है जो पर्सनल जो है हम अपना प्रोफेशनल लाइफ में क्या पाया, क्या खोया और क्या पाने का बाकी है। तो उसमें जो है चर्चा करते करते हमें कुछ जो है हमारा टीम मिशन MDRT 508 के सामने जो तकरीबन जो है आज जो है 150वां जो है ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ हम लोगों का सामने आया है। सबने एक ऐसा सोचा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जितना भी हम पाया है वो कम है। पाने के लिए पाया जो है वो मुट्ठी बराबर है, पाने के लिए जो है आसमान बराबर है, ये सामने आया। तो सामने आने के ऊपर हम लोग ने कुछ पॉइंट्स ऐसा निकाला है। सबसे पहले तो उसमें जो है हम ऐसे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, हम एक जो है इस भारत माता की गोद में है, साथ में हम अपना LIC माँ का गोद में जो है एकदम ऐसा सुरक्षित है। तो उस सुरक्षित को और सुरक्षित करने के लिए जब हमारे साथ हमारा देश के जितने जो इंश्योरेंस नहीं हुए उनको इंश्योर करेंगे तो वो उनको सुरक्षित करेंगे तो हम भी सुरक्षित हो पाएंगे। इस विषय में हम ढूंढते 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 लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट क्या है और नेशनल इंटरनेशनल में उसका क्या प्रभावित है, प्रभाव हो रहा है, और साथ में जो है एक LIC का लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर सक्सेस पाना है उसको कौन सी जगह पर अपने आप को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, अपने आप को कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ वो प्लस है, उसका क्या माइनस है, ये सब एक 21 मंत्रा में हमने मतलब स्क्रूटनाइज किया है। उसका पहले मैं एक 5 शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो शब्द ऐसा है, स्कोप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल। एक देखा गया है जो है नेशनल और इंटरनेशनल जो है मार्केट में क्या इंश्योरेंस में अंडर इंश्योर्ड कौन है। 2021 का IRDA के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 4.2% जो है इंश्योर्ड है। आप देखिए ओनली 4.2, बाकी 95.8 लोग जो है या तो इंश्योर्ड नहीं है या तो बिल्कुल मतलब है नहीं, और जो 4.2% जो इंश्योर्ड है वो भी अंडर इंश्योरेंस है, मतलब अंडर इंश्योर्ड। उनके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुश्किल से जो है 0.8% लोग जो है
वो जो है उनके लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू के मुताबिक इंश्योर्ड है। बाकी जो ये आउट ऑफ 4.2% में भी देखा जाए तो 3.4% लोग जो है अंडर इंश्योर्ड है। तो ये एक वास्ट मार्केटिंग हमारे सामने है। तो उन वास्ट मार्केट में जो अंडर इंश्योर्ड है या इंश्योरेंस बिल्कुल है ही नहीं, उनके पास पहुंच के उनको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना आप और हमारा जैसा अभिकर्ताओं का एक प्राइम ड्यूटी बनता है। तो इस प्राइम ड्यूटी का जो है करने का वचन आज जो है 15 अगस्त 2022 को हम ले, तो लोगों को सुरक्षित करें। जो कि यूएस वगैरह जो है वेस्टर्न कंट्री में अबव जो है 84% लोग इंश्योर्ड है। तो वो दिन हिंदुस्तान में लाना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस का प्रोफेशन में क्यों हमें रहना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका जो इनकम है एक किस्म का एक्सलेंट इनकम है। क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस है ही नहीं है, नुकसान है ही नहीं है, लॉस है ही नहीं है। ओनली दिस बिजनेस इज विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको बातें करना है, प्रोजेक्ट करना है, प्रोवाइड करना है, और वहां पर आपको कोई नुकसान नहीं है। जितने भी जो है आप नो सुनेंगे वो आने वाले दिनों में आपको यस सुने। जैसा मेरा सहयोगी विजय शिंदे बोलता है, जितने आपको नो सुनाते हैं उतने लोग जो है आपका परमानेंट कस्टमर बनने वाला है। क्योंकि वो ऑलरेडी नो है, वहां पर कोई आपके लिए कंपटीशन है ही नहीं है। दोबारा आपको यस सुनने के लिए उन्हीं के पास जाएंगे ना, आपका उधर कंपटीटिव मार्केट खत्म हो जाता है। एक मिस्टर विजय सिंह का एक बहुत बढ़िया कोट है, आपको जो है नो सुनने का भी जब आदि रखेंगे, आपको यस सुनाने वाला मतलब कस्टमर को ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा विदाउट कंपटीशन। और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, इधर जो है समय, आपका समय जो है खुद आपने निर्णय करना है। आपका सेगमेंट वाइज अगर बिजनेस क्लास है तो अगर उन लोग 2 से 4 बजे फ्री में रहते हैं तो उस समय आपने सेलेक्ट करना है सेगमेंट वाइज। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी है। इधर रात को आप 5 बजे, सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक काम करना चाहते हैं, कौन सा सेगमेंट में कौन सा प्रोस्पेक्ट के साथ कैसा कैसा काम करना है। इवन दो जो है एनआरआई के साथ भी आप काम करने का अपना टाइम को फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। इंडियन टाइम और जो है वेस्टर्न कंट्रीज का टाइम में फर्क रहता है। उसका मुताबिक आप जो है मेल ऑर्डर बिजनेस कैसा लेना है, कैसे किससे कैसा बात करना है, जूम कैसा बुक करना है, ये सब साथ में जो है। सबसे ज्यादा जो है आज का जनरेशन जो है बिल्कुल मतलब मार्केटिंग जो है वास्ट मार्केट है। वास्ट मार्केट कैसा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले जो है जमाने में इंश्योरेंस एडवाइजर को 1 to 1 मिलना पड़ता था। आज ऐसा है नेटवर्क, आपको नेटवर्क जो है ईमेल के द्वारा, लिंक्डइन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, अपना वेबसाइट के द्वारा, जूम के द्वारा, और साथ में जो है आप अपना जो है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और वेबिनार के द्वारा कैसा भी जो है अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस बढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि जो है बिल्कुल सब चीज जो है ऐसा जो है एकदम ग्लोबल है ना, आपका मुट्ठी पे हो गया। आप एक कमरे में हैं, आपके पास जो है बढ़िया मोबाइल हो या बढ़िया लैपटॉप हो, आप किसी से भी कभी भी कॉल करके अपना मतलब बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर को सस्पेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को प्रॉस्पेक्ट में ला सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट को जो है पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जो है आप खुद जो है मालिक है। बाकी कहीं भी जो है व्यवसाय में आपको किसी न किसी के साथ जो है नीचे काम करना पड़ेगा, या तो किसी को आंसरेबल होंगे। यहाँ पर आप ही खुद जो है सब कुछ करने सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस। यस, यू आर योर ओन बॉस। लेकिन आपको अपने आप को बॉस बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्या करना पड़ेगा? बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपका कस्टमर बेस को दिन भर दिन ऐसा बढ़ाना पड़ेगा जो कि आने वाला दिनों में आपको 3R के ऊपर सेल करने में बहुत आसान रहेगा। जब फाउंडेशन जो
स्ट्रांग रहेगा, आप 3R के ऊपर बढ़िया काम कर सकते हैं। वो 3R क्या है? रेफरल, रेफरल, और दूसरा जो है रीसेल, और तीसरा आर जो है, आपने हमेशा उनको रिव्यू करना चाहिए। आपका जैसा जैसा कस्टमर बढ़ता है उसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करेंगे तो उनका एक्चुअली पहले से ये 3 साल में या 5 साल में वो कहाँ पर आए हैं, कितना प्रोग्रेस किए हैं, कितना उसका इंश्योरेंस का ब्रिजिंग करेंगे तो आने वाला दिनों का लायबिलिटी को आप रिफाइन कर सकते हो। ये 3R जो है, रिव्यू, रेफरल, रीसेल, जो है ये करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ना बढ़ेगा। और ये करने के लिए आपके पास एक बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका कस्टमर बेस एकदम सॉलिड होना चाहिए। बिल्ड योर पैशन टू योर जॉब, आपको पैशनेट होना चाहिए। कैसा पैशनेट होना चाहिए? आपको एक पागलपन बनना पड़ेगा कस्टमर के प्रति। मैं क्या दूं कस्टमर के प्रति, उसको कैसा मतलब फुलफिल करूं, उसका आने वाला दिनों का, उसका उसका परिवार का जो भी ड्रीम्स है उसको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या प्रोवाइड करूंगा तो उसको एवरी ड्रीम्स विल कम ट्रू, उसका हर चीज जो है साकार हो जाए। तो वो किसी न किसी जो है परिवार का, एक इंडिविजुअल का, उसका परिवार का सपनों को आप अगर साकार करते हैं, ड्रीम्स को जो है हकीकत में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका भी, आपका और आपका परिवार का भी सपनों जो है हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए वो दिन दूर नहीं रहता है। तीसरा जो है, ऑलवेज फोकस ऑन क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। मैं यहाँ कस्टमर नहीं बोल रहा हूँ, कस्टमर को आपको क्लाइंट बनाना पड़ेगा। और क्लाइंट का जब तक आप सेटिस्फाइड जो है सर्विस दोगे, प्रोवाइड करोगे टाइम टू टाइम, फाइनेंशियली मतलब उसका गैप्स को फुलफिल करोगे, आप जो है बहुत बढ़िया जो है एक फाउंडेशन जो कस्टमर बेस को जो है आप फाउंड किया, मतलब बहुत स्ट्रांग बनाया, वो निरंतर आपके पास रहेगा और इधर उधर जाएगा नहीं। और फ्यूचर आउट कस्टमर्स फाइनेंशियल नीड, मतलब कस्टमर का आपको, उसको क्या क्या जो है जरूरी है उसको आपको हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा। उसके मुताबिक जो है उस अपॉर्चुनिटी, उसका जो है क्लाइंट्स का नीड ही मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसका मुताबिक आप प्रेजेंटेशन एकदम कस्टमराइज प्रेजेंटेशन सब कुछ करके आप उनसे मिलेंगे। जब अपॉर्चुनिटी मिला आपके पास क्लाइंट के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, जब अपॉर्चुनिटी और जो है प्रिपरेशन दोनों का जब संगम होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। जो है ये ओन बॉस बनने के लिए ये सब चीजें करना बहुत अनिवार्य है। साथ में चूज योर ओन मार्केट। ओन मार्केट क्या है? नीच, नीच का मतलब क्या है? सेगमेंट। आपको सेगमेंट वाइज जो है अपना एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, कौन सा सेगमेंट में कब कब अप्रोच करना है। मतलब उसका कैसा है, जैसा किसान है उनका हार्वेस्ट सीजन में जाके आप अप्रोच करना पड़ेगा। वैसा ही जो है इंडस्ट्रिस्ट है, उनको जो है जैसा मतलब दिवाली के टाइम पर जो है प्रोडक्टिविटी सब निकल के जो है सब कुछ होता है, बोनस का टाइम रहता है। जो है इंडस्ट्री में जो है आप जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को अप्रोच करेंगे, ऐसे जो है सेगमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अप्रोचिंग टाइम को भी प्रॉपर आपको आइडेंटिफाई करेंगे, तब आपका बिजनेस को ग्रोथ होने में कोई बाधा नहीं आएगा। और नेटवर्क की नॉन कम्युनिटी, आपका कम्युनिटी है अगर स्ट्रांग है तो आपका कम्युनिटी के ऊपर भी एक निगाह होना चाहिए। और उसके ऊपर जो है नेटवर्क जो है विथ अप्रोचिंग पीपल से अप्रोच करेंगे, वहां पर आपको एक बहुत बड़ा सेगमेंट मिलेगा। साथ में जो है प्रॉस्पेक्ट एवरीडे, प्रॉस्पेक्ट एवरीडे, प्रॉस्पेक्टिंग जो है हर दिन आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है तो वही आपका बहुत बड़ा पूंजी है, आपके लिए वही एक गोल्ड मेन है। प्रॉस्पेक्टिव जो है आपको पॉलिसी ऑर्डर बनाने का मदद करेगा। इसके साथ चौथा पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा,
पार्टनर विथ अदर प्रोफेशनल्स। जो दूसरे जो काम कर रहे हैं दूसरा प्रोफेशनल में, उनके साथ आपको पार्टनरशिप होना चाहिए। जैसा कोई सीए के काम कर रहे हैं तो सीए के पास जो है, उनके पास जो है बहुत बड़ा ये रहता है, क्लाइंट बेस रहता है, तो उनको अप्रोच करना चाहिए, उनके साथ आपको पार्टनरशिप डील करना चाहिए। सर आप ये देंगे तो मैं ये दूंगा, आप जो है 2 कस्टमर 5 कस्टमर मेरे को एलआईसी के लिए देंगे तो मैं 2 कस्टमर आपके पास जो है अपना मतलब ये करने के लिए दूंगा, फाइल करने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दूंगा। और जैसा पोस्ट ऑफिस में कोई काम कर रहा है, पोस्ट ऑफिस का एजेंट को आपके साथ जो है पार्टनरशिप होना चाहिए। ऐसे जो है अदर जो है प्रोफेशनल्स है उनके साथ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके पास वास्ट जो है प्रॉस्पेक्ट्स रहता है, क्लाइंट बेस रहता है, उनके साथ आप पार्टनरशिप मतलब आपका जो है चूज योर ओन मार्केट। और लास्ट बट लीस्ट, नो डिग्री रिक्वायरमेंट। ये प्रोफेशनल के लिए आपको कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ा डिग्री नहीं चाहिए, नॉर्मल जो है 12 स्टैंडर्ड और ग्रामीण इलाका में 10 स्टैंडर्ड। इसके बाद आप जो है अपना स्किल नॉलेज और अपना जो है पैशन, इसके साथ जैसे जैसा काम करेंगे, आपको आपका डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका गुरुवर आपको दोनों हाथों से आपको उठाएगा, लिफ्ट करेगा, साथ में कस्टमर एवरीडे आपको हर चीज नया चीज को सिखाएगा, नॉट ओनली सिखाएगा, वो आपको जो है पॉलिसी भी देगा और ऐसे कमीशन पैसा भी देगा। कस्टमर से बढ़कर कोई ट्रेनर नहीं है, कस्टमर से बढ़कर कोई ट्रेनर नहीं है। और आपका गुरु से, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। आपका जो है डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका जो भी गुरु है, उनसे बिना आप जो है, क्योंकि मेंटर होना जरूरी है। आपको क्यों, कैसा, किस लिए ये आज काम नहीं हुआ, ये पूछने वाला एक गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए। ये सबके साथ जो है आप काम करेंगे, आपका काम कभी भी जो है सक्सेस नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। आपको सक्सेस का ही जो है रास्ता मिलेगा आने वाला दिनों में। और ये सक्सेस के जो है, हर जो है सक्सेस के पीछे कुछ चीजें रहता है, वो एकदम हम दिमाग में रखेंगे। वैसा हम लोग ने जो है मिलके 21 जो है सक्सेस मंत्रा को खोज किया है। उस खोज किया हुआ मंत्र को बताने के लिए मेरा सहयोगी मिस्टर हेमंत आशाद जी को मैं बुलाना चाहूंगा। मिस्टर हेमंत आशाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। यस, क्लियर आवाज आ रही है ना बराबर? यस सर। और जैसे कि अभी सीतारामन सर ने बताया कि ये सब जो अंडर इंश्योर्ड है, एक्सीलेंट इनकम होना चाहिए, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फैंटास्टिक नेटवर्क होना चाहिए, आप अपने ओन बॉस बन सकते हैं, चूज योर ओन मार्केट, आपने अपना मार्केट देखना चाहिए, और इसमें कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर अभी जो मेन चीजें हैं, 21 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको समझ में आएगा कि जरूरी क्यों है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ। यस, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि व्हाट इज योर नेम। अभी ये जो चीज है ना, हमारे बहुत सारे एजेंट्स जो ऐसे हैं कि जो सीक्रेट एजेंट है, उनके घर में भी मालूम नहीं रहता है कि वो एक एलआईसी एजेंट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या एक्टिविटी करते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, आप एक एलआईसी के एजेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, तो आपको अपने आप को बाहर भी मार्केट में ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि यू आर अ नोन पर्सनालिटी। आप एक पर्सनालिटी है जो कि मार्केट में दिखती है, वो दिखनी भी चाहिए। अगर वो दिख के नहीं आएगा, किसी को अगर पता नहीं चलेगा कि आप एलआईसी के एजेंट हो और प्रोफेशनल एजेंट बन गए हो, तो फिर आपको बिजनेस कैसे मिलेगा? सो सबसे पहले तो है कि यू शुड नो योरसेल्फ। मतलब आपको अपना नाम मतलब नाम वैसे नहीं, अपना मार्केट में क्या नाम बनाया है आपने, आपके नाम के पीछे वजन, जो एलआईसी का वजन है, वो दिख के आना चाहिए। अगर आपके कोई भी एक्टिविटी में अगर वो नाम नहीं दिखेगा तो सर सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है।
सो सबसे पहले तो आपको अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है। आपको एक मार्केट में, यानी मार्केट इन द सेंस कि आपकी लोकेलिटी में या आपके आसपास के जो रिलेशन में है, उन सभी को ये आइडिया होना चाहिए कि आप एक एलआईसी एजेंट हो। फिर मैं जाऊंगा सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि लिखा है स्टैंड फॉर। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं एक एलआईसी एजेंट हूं, तो मुझे लोगों को ये बताना चाहिए कि मेरे अचीवमेंट्स क्या है। अगर मैं मेरे अचीवमेंट्स को सिर्फ मेरे पास रखूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा नया बिजनेस कहाँ से मिलेगा। ये भी मुझे सोचना चाहिए कि जो मेरे अचीवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लास्ट महीने में मेरे को एक ये मिला, अचीवमेंट का एक रिकग्निशन मिला, जो कि मेरी ब्रांच में मैं सबसे पहला करोड़पति एजेंट बना। तो ये मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि मैं एक प्रोफेशनल एजेंट हूं और मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं। अगर आपने एमडीआरटी किया है, शतकवीर किया है, या फिर आपने 50 पॉलिसी की है, अर्धशतक किया है, या फिर सीओटी टीओटी जो भी आपने अचीव किया है, वो आपने अगर लोगों को बताया नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको बिजनेस आगे का कैसे मिलेगा। सो सबसे पहले, और आपका नाम सेकंड ले, आपने क्या चीज के लिए आप अचीवमेंट्स आपका हुआ है। अगर ये आपका अचीवमेंट्स अगर रेगुलरली आप पोस्ट करते हैं सब तरफ, और उसका प्रोग्रेस अगर आप दिखाते हैं, मैंने कुछ किया, आज किया, तो उससे ज्यादा अगर मैंने कुछ किया, तो फिर मुझे उसको लोगों को बताना चाहिए। अगर मैं बता देता हूं, तो मैं सक्सेसफुल एजेंट बन सकता हूं। और अगर मैं सक्सेसफुल एजेंट बन सकता हूं, तो मुझे आगे का बिजनेस मिलने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था स्टैंड फॉर। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट में क्या है कि कोई कोई चीजों में मैं अगर सर्विस नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे उसके लिए एफर्ट्स करके उस जगह पे अपनी पहचान क्रिएट करनी है कि नहीं, मैं भी ये सर्विस दे सकता हूं। और बाकी सारी चीजें जो है, जैसे माउथ पब्लिसिटी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरे खिलाफ बात करें कि भाई इसका तो सर्विसिंग बराबर नहीं है, इसका पॉलिसी का जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि हमारे साथ लोग मिलकर रहे, हमारे अगेंस्ट में लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो ये एक आपने संभालना चाहिए एज अ कैरियर एजेंट, एज अ प्रोफेशनल एजेंट। यू हैव टू बी वेरी, आपको केयरफुल रहना चाहिए कि कोई मेरे खिलाफ बात नहीं करे। उसका लिए आप वर्क कीजिए, अच्छा सा वर्क करके अगेंस्ट को अपने फेवर में ले लीजिए। आगे मैं बढ़ूंगा तो इसमें आता है कि मेरा पर्पस क्या है और उसमें मेरा मिशन क्या होना चाहिए। ये जो है, एज एन एलआईसी एजेंट मेरे पास कुछ गोल होने बहुत जरूरी है। और ये गोल को जब मैं खुद विजुअलाइज करूंगा, तो मैं लोगों तक पहुंचने में मेरी आसानी होगी। अब मेरे पर्सनल गोल्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। ये जो है पर्सनल गोल, मतलब मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, और कुछ वेरी लॉन्ग टर्म मिड टर्म गोल्स भी होने चाहिए। जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम करेंगे, तो आप 15 दिन का टारगेट ले लीजिए कि 10 दिन का टारगेट ले लीजिए कि मैं इतने दिन में इतना पॉलिसी करूंगा, या फिर मैं इतना प्रीमियम जमा करूंगा, या फिर मैं इतने लोगों को मिलूंगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल है, उसको आपने नोट करके रखना चाहिए। आपने कहीं भी, आप अपने बेडरूम में नोट कीजिए, बाथरूम में नोट कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन उसको नोट करके विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी चीज को विजुअलाइज करेंगे, तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड से जो पिक्चर दिखाई देगा, वो आपको हेल्प करेगा कि आपको अपने गोल की तरफ लेके जाने के लिए। अगर मैं रोज सुबह उठ के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी मैं उठता हूँ, और मैं अगर मेरे बेडरूम में मेरे सामने वो चार्ट देखता हूँ कि आज मुझे 3 लोगों को मिलना है, फिर भले मैं उस चार्ट को एक ही बार फ्लैश देख लूं, तो मुझे वो आइडिया आ जाता है कि आज का मेरा पर्पस क्या है, मेरा जिंदा रहने का पर्पस क्या है, मेरा एजेंसी लेने का पर्पस क्या है। जब तक मैं वो चार्ट देखूंगा नहीं, तो हो सकता है कि मैं वो रिफ्रेश नहीं हो जाऊं। हर चीज को रिफ्रेश होना बहुत जरूरी होता है। आपका लैपटॉप हो या आपका मोबाइल हो या कुछ भी हो, रिफ्रेश मेमोरी, रिफ्रेश तो होना ही पड़ता है, फॉर्मेट करना ही पड़ता है। तो जब तक आप सुबह उठ के उसको देखते नहीं है चार्ट को, तब तक आपका वो माइंड रिफ्रेश नहीं होता है कि आज का पर्पस क्या है, आप आज जिंदा क्यों हो। आपको 3 लोगों को मिलना है, आपको आज प्रीमियम 500, 10,000, 15,000, जो भी आपका टारगेट है वो आपको जमा करना है। सो दिस इज योर गोल विजुअलाइजेशन। अगर आपने विजुअलाइज नहीं किया, तो आपके गोल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब ये जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, इसमें आपकी खासियत क्या है।
आप क्या चीज को प्रपोज करके बेचना चाहते हो, आप किस चीज का एक्सपर्टाइज रखते हो, आपको क्या चीज कंफर्टेबल है बेचने के लिए, आप उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए और उस चीज को कंसेप्ट के हिसाब से, या तो आप बेचना चाहते हो तो कंसेप्ट के हिसाब से बेचिए। अगर आप नीड बेस्ड सेलिंग के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप नीड बेस्ड सेलिंग के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। या तो आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। अभी हम हमारे कुछ अभिकर्ता है सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी अगर फोन करेगा आज मेरा कुक भाग गया है तो वो कुक जमा करा देंगे, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, जो भी, वो इज मोर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपके कस्टमर को कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट्स निकले और अगर आप उसका सोल्यूशन अगर उन तक पहुंचा देते हैं तो वो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों वो आपको बहुत ही संभाल के बिकम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहेंगे तो आपको बिजनेस के लिए बहुत ही आसान हो सकता है। आगे और एक चीज इसमें आ सकती है कि आप एक एक्सपर्टाइज कर दीजिए कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तो आप उसके ऊपर मार्केटिंग कीजिए। अगर आपको चाइल्ड प्लान बेचने को अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं चाइल्ड प्लान बेचने में कंफर्टेबल हूं, आप वो कर दीजिए। और ध्यान में रखिए कि जो चीज में आप कंफर्टेबल नहीं है उसको आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलता है कि कोई कस्टमर के पास मैं चाइल्ड प्लान के लिए गया, उसने मुझे रिटायरमेंट के बारे में पूछा और मैं क्लीन बोल्ड हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको वो चीज में भी थोड़ा सा स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो आपका ये जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो आपका बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ जाएगा तो आपको मार्केटिंग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये नो योर सेल्फ का ये 6th पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि आपको अपने टारगेट कस्टमर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं अगर लिस्ट बनाता हूँ, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाता हूँ, तो उसमें मुझे आई नीड टू डिफाइन, मैं अगर डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आदमी को मैं क्या दे सकता हूँ तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने 300-200 लोगों का लिस्ट निकाला है और उस लिस्ट में अगर मैंने उनको क्लासिफाई नहीं किया है कि मुझे ये आदमी के पास से 3 लाख रुपया चाहिए साल का, या ये आदमी के पास से मुझे 2 लाख चाहिए, तो 2 लाख वाले मैंने अलग कैटेगरी रखी है, 1 लाख वाली अलग कैटेगरी बनाई, चाइल्ड एजुकेशन जिनको देना है उनकी कैटेगरी वाइज मैंने अलग किया। अगर आप ये कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको सेल करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो सबसे पहले तो आपका टारगेट क्लाइंट कौन है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें यह भी जरूरी है कि आप जो टारगेट सेगमेंट में काम करना चाहते हैं वो सॉलिड कस्टमर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी नाम लिख दिया, उसने पॉलिसी ले लिया, 2 महीने का इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में लैप्स हो गया। दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा मतलब अगर आप करते हैं तो आपका लैप्सेशन बढ़ जाएगा, आपका कोई क्लब मेंबरशिप नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो टारगेट आप सिलेक्ट करते हो कस्टमर का वो एकदम सॉलिड होना चाहिए और फुल प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को भी दे दिया। हमारे यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे एडवाइजर है जिनको कार इंश्योरेंस, गाड़ी खरीदना है, लोन चाहिए, इसके लिए कार इंश्योरेंस ले रहे हैं। आपके पास जो मिनिमम है वो दे दीजिए, वो 3 महीने के बाद में रिन्यू नहीं होएगा, वो गारंटी रहता है। अगर आपको ऐसा बिजनेस करना है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप फुल प्रूफ बिजनेस कीजिए। एक इंसान का अगर आपने पॉलिसी किया है तो वो लास्ट तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बीच में लैप्स हो जाए या फिर कभी खत्म ही ना हो। अगर आप उस चीज पे ध्यान रखेंगे तो आपका बड़ा काम हो सकता है। आई विल गो टू द 7th पॉइंट, और ये जो है यहाँ पे बिग इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। ये बिग इश्यूज एंड सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि मैं जो भी ऑब्जेक्शंस मेरे पास आते हैं, इश्यूज मतलब आई कंसिडर देम, मैं उनको एक ऑब्जेक्शन के हिसाब से समझना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम करना चाहते हैं वो उसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करना है। ओवर रूल करना है मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्शंस हमारे पास आएंगे, जो भी कस्टमर हमसे पूछेगा, उसका हमारे पास उतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम उसका आंसर दे सकें। ये नहीं होना चाहिए कि भाई चलो किसी ने कुछ पूछा, मुझे मालूम नहीं है, मैं सीतारामन सर को फोन कर रहा हूँ, मैं आशर भाई को फोन कर रहा हूँ, मैं संतोष भाई को फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं डीओ को कॉल कर रहा हूँ, डीओ नहीं उठा रहे हैं तो मैं डीएम के पास जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब सामने बैठे हैं कस्टमर के तो आपके पास उतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि आपका ये ऑब्जेक्शन को आप ओवर रूल कर सके। दोस्तों हर हर अपॉइंटमेंट में, हर हर मीटिंग में सामने वाला कस्टमर जो है वो 4 से 5 सवाल पूछता है, उसके पास छठा सवाल, 5वां सवाल होता ही नहीं है। अगर आप ये 4 या 5 सवाल का जवाब दे देते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 4 या 5 सवाल कौन से होंगे ये आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये चीजों के ऊपर आपने मास्टरी ले लिया तो फिर आगे आपका कोई
सोचने का सवाल नहीं है, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अभी ये सब चीजों के लिए आपने ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। आपने अगर ट्रेनिंग लिया रहेगा तो ये चीज जो है आपका इजी हो जाएगा। और हर हर इंसान को अपडेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आप ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करने में आसानी हो जाती है। अब इसके साथ ही क्या होता है कि एक मेंटर भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई एक भी इंसान ऐसा हो जो आपको मॉनिटर कर सके, जो आपका अपडेशन करा सके, जो आपकी नॉलेज बढ़ा सके, जो आपके स्किल्स को डेवलप कर सके। हर इंसान में हर चीज, हर क्वालिटी तो होती नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई तो भी एक आदमी ऐसा चाहिए जो आपको हर बार, हर दिन, हर रोज, हर घंटे में आपसे बात करके आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। अगर आप अपने मेंटर को ढूंढ सकते हो, वेरी गुड। अगर आप नहीं ढूंढ सकते हो तो किसी का मदद ले लीजिए और एक मेंटर अच्छा सा अपने लिए अपॉइंट कर लीजिए जो आपको आगे चल के हेल्प कर सकता है। अभी मैं आऊंगा हमारे 8वें नंबर के ऊपर जो है नो योर सेल्फ में। 8वां नंबर जो है योर टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि हम LIC के बारे में कस्टमर्स से बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम उनको सब कुछ बताना चाहते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओवर रूलिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने सामने बैठने के बाद में एक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर का पूछ लिया और अगर हमारा स्टडी उस चीज पे नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की 5 कंपनीज के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, और उसका अगर आपने स्टडी नहीं किया रहेगा तो प्लीज आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसका स्टडी किया रहेगा तो आप आगे चल के अच्छा पॉलिसी सेलर बन सकते हैं, आप अच्छा अभिकर्ता बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि LIC को छोड़ के 5 ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बारे में आप नॉलेज रख लीजिए जिससे कि आपका अपना प्रोडक्ट पिच करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों आई कंसिडर कि आप ये चीज के लिए आप बहुत ही संभाल के, ध्यान रख के स्टडी करेंगे। और अगर आपको इस चीज में कोई भी जरूरत हो तो आप हमें चारों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ, सीतारामन सर है, विजय शिंदे जी हैं, या फिर हमारे संतोष ठीटे भाई है। तो आप हम चारों में से किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना टाइमिंग सुबह का 5:30 से 8:30 बजे तक का एजेंट लोगों के लिए रखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा। योर्स अथॉरिटी साइट, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक अपना खुद का खुद का एक वेबसाइट बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप खुद का वेबसाइट बनाते हो और उसमें आप जितने टेस्टिमोनियल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है कि मुझे जो मेरे कस्टमर्स हैं या फिर मेरे जो चाहक हैं वो उसमें पोस्ट करे। वो उसमें पोस्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका जो रिव्यू सेक्शन एक होता है वेबसाइट में, और वो रिव्यू सेक्शन इज ओपन। कोई भी उसमें आपका कस्टमर हो या कोई भी आपका वेल विशर हो या आपके बारे में कुछ लिखना चाहता हो तो वो उसके ऊपर लिख सकता है। जब जब आपकी इंडस्ट्री के, आपके क्लाइंट बेस में से, आपके दोस्तों में से उसके ऊपर कोई आपकी कमेंट करता है कि भाई ये आदमी का सर्विसिंग बहुत अच्छा है, इसने हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, इसने हमारे लिए इतना हेल्प किया था, तो उससे जो है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होता है वो बहुत बड़ा काम कर जाती है आगे के प्रोस्पेक्ट्स के लिए। अगर कोई आपका वेबसाइट ओपन करता है और आपके रिव्यूज अच्छे पड़ेगा तो नेचुरली आपका बिजनेस बढ़ने का स्कोप बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करूंगा कि आपने जो वेबसाइट क्रिएट किया है उसको आपने रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। अपडेट कैसे करेंगे? उसमें आपने रेगुलरली पोस्ट करने चाहिए न्यूज़लेटर्स, जो भी लेटेस्ट हो रहा है मार्केट में उसको आपने अपडेशन डालना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, आपका क्या सर्विसिंग में आपने क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं वो सारा आपको उसमें अपडेशन में डालना चाहिए। अगर आप 3-3, 4-4 दिन में अगर एक एक बार उसको अपडेट करते रहेंगे तो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ऑलवेज आपके साथ ही रहेंगे। अगर आपने एक बार वेबसाइट खोला और बाद में आपने 2 महीने तक उसको खोला ही नहीं, उसको चेक नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आप मत कीजिए। वेबसाइट खोलना है तो उसको रेगुलरली फॉलो करना है और उसके अंदर रेगुलर अपडेशन करना है। उसको कौन लोग देखते हैं उसका भी स्टडी लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा कि अभी मेरा जो है वो 10th पॉइंट आ रहा है, हु इज योर मैनेजिंग एडिटर एंड हु इज योर मेंटर। यहाँ पे एक बहुत ही जूना और पुराना और मजबूत डायलॉग है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु होना बहुत ही जरूरी है।
और वो गुरु कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी को भी हमने गुरु बना दिया और हमने उसको पैर छू लिए, गुरु पूर्णिमा के दिन हमने बुके दे दिया, शॉल दे दिया, बात खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। गुरु जो होता है वो आपका ऑडिट लेना चाहिए। वो आपने क्या कर रहे हैं, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या घर में किसी के साथ क्या बात कर रहे हैं, इस सारी चीजों का ऑडिट करने वाला जो होगा वो आपका गुरु कहलाएगा। आपके हर ऑब्स्टिकल में वो आपको मैनेज करेगा। मुझे सोशल प्रॉब्लम अगर हुआ तो भी वो मुझे गाइड करेगा, मेरे घर में कोई इश्यूज हो गए तो भी वो मुझे हेल्प करेगा, अगर मार्केट में मेरे साथ कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, मार्केट यानी LIC के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ इशू हो रहा है, वो मुझे हेल्प करेगा। मेरे हर प्रोग्रेस को मॉनिटर करने वाला जो इंसान होगा वो ही मेरा असली गुरु होगा, तो असली मेंटर होगा, या तो फिर अभी जो नया डायलॉग है वो मैनेजिंग एडिटर होगा। तो ये एक मैनेजिंग एडिटर अपॉइंट करना बहुत ही जरूरी है। आप अपने हिसाब से अपने यार दोस्तों में से आपको जो जो इंसान के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मेरा वेल विशर है, उसको आप मैनेजिंग एडिटर गुरु बना सकते हैं, मेंटर बना सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा कि हाउ मेनी ब्लॉग्स डू यू राइट और पोस्ट इन अ वीक। ये ब्लॉग्स वाला शब्द जो है वो थोड़ा सा हेवी लग रहा है, क्योंकि हर एक इंसान को मालूम नहीं रहता ये ब्लॉग्स क्या होता है। ब्लॉग्स का मतलब होता है कि एक छोटा आर्टिकल आप जो लिखते हैं, एक कॉलम जो होता है वो हम लिखते हैं, और ये कॉलम आप व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो, फेसबुक में डाल सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक्डइन में हो सकता है, ईमेल से भी आप एक छोटा सा राइटअप भेज सकते हो, या फिर आप उसको अलग से एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना के भी पोस्ट कर सकते हो। आपने शायद देखा होगा कि मेरे बहुत सारे राइटअप्स आपको मिलते रहते हैं और उसके नीचे लिखा रहता है मैंने फ्रॉम आशर्स डेस्क, या फिर फ्रॉम आशर्स एल्बम, या फिर आपका अपना आशर, ऐसे बहुत सारे मेरे राइटअप्स आपको मिलते रहेंगे। तो दीज आर नोन एज ब्लॉग्स। अगर आप अपना ब्लॉग्स भेजते हो तो आपके पास कौन सी जगह पे आप इसको पोस्ट कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक में आपने रेगुलर पोस्ट करना चाहिए। फेसबुक में रेगुलरली पोस्ट करो, और उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन करके एक साइट है, वहां पे भी आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, और इस लिंक्डइन वाली साइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपको लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और एक है वे जो आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं बिजनेस और ये सब, उसका है ईमेल और व्हाट्सएप का रेगुलर। और व्हाट्सएप में आजकल व्हाट्सएप बिजनेस वाला पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसमें भी अपने कैटलॉग्स, पोस्टर्स, स्लाइड्स, ये सारी चीजें आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है वो व्हाट्सएप बिजनेस का आपका कैटलॉग्स वगैरह देख सकते हैं। उसको भी दोस्तों अपडेट करना बहुत जरूरी है। जो भी सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो उसको अगर आप रेगुलरली अपडेट करके पोस्ट नहीं करोगे, उसमें हर रोज या फिर हर 2 दिन में एक बार आपने कुछ ना कुछ नया पोस्ट करना चाहिए, और उसका मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। अगर हम मॉनिटर नहीं करते हैं दोस्तों तो कुछ फायदा नहीं है। मैं अपना आगे वाले पॉइंट में बढ़ूंगा जो कि 12th नंबर है। 12th पॉइंट बोलता है कि हाउ मेनी लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स हैव यू रिसीव्ड। मतलब मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे भी मैं डालता हूँ, मैं स्टेटस में डालता हूँ, मैं फेसबुक के स्टेटस में डालता हूँ, मैं फेसबुक में पोस्ट करता हूँ, मुझे कुछ ट्रॉफी मिला मैंने डाल दिया, वो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर कितने लोगों ने उसको देखा, ये भी बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को चेक किया, कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को लाइक किया, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्या कमेंट किया, वो नोट करना है। और उन लोगों को मुझे वापस से थैंक्स भी बोलना है और उनके साथ कनेक्ट करना है। अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप कन्वे करेंगे, और कन्वे करेंगे तो आप क्लोज भी करेंगे। जब तक आप उस पोस्ट को चेक नहीं करते तो आप कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, कन्विंस नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा। सो ये 4 पॉइंट्स है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अभी ये जो है ये हम पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ये सारी चीजें आप जब उसमें देखते हो, कमेंट्स को जब आप पढ़ते हो, तो उस कमेंट को पढ़ने के बाद अगर आप चेंज नहीं करते हो अपने आप को तो भी आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमें हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे वो कमेंट्स पढ़ के तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कमेंट्स के अंदर आ गया कि सर दिस इज नीड्स टू बी चेंज, दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, तो आपने अपने आप को गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको।
ये अगर मुझे ऐसा क्यों बताया इसने, ये आपने एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वो मुझे इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा है, मेरी गलतियां नहीं निकाल रहा है वो। अगर उन्होंने गलतियां निकाली भी है किसी ने, तो आप उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव साइड में लेके अपने आप को उसमें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो ये जो शेयर्स वगैरह हम मतलब जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज को पॉजिटिवली लेना। कभी भी आपने कुछ पोस्ट किया, अगर किसी को पसंद नहीं आया, उसका व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट अलग है, उसका व्यू पॉइंट अलग है, हॉनर कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आपने उसको ओके सर वेलकम, आपका ओपिनियन मुझे अच्छा लगा, मैं अपने आप को चेंज करने को कोशिश करूंगा, इतना ही बोलना है। आपने कहा, ये थोड़ी है कि वो घर में आके हम झगड़ा करने वाले हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो ओके, वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। 13th पॉइंट है, आर यू हैविंग सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे क्या है, सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन जो है, इसमें आप जो भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप जो भी पोस्ट करते हैं उसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हो। अगर कोई ग्रुप में कोई एक्टिविटी चल रहा है तो आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के काम कीजिए। अगर मैं इस ग्रुप में हूं और मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं हूं, तो ग्रुप में रह के मतलब नहीं है। आप सिर्फ उसमें देखते रहेंगे क्या, आपको उसके अंदर एक्टिव मेंबर बनना है। कोई भी ग्रुप हो, किसी का भी ग्रुप हो, अगर आप ग्रुप के अंदर अटैच्ड हो तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट मतलब कोई और कुछ पोस्ट कर रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको पसंद आया तो थम्स अप दिखाइए, जो भी है, मतलब आपको जो जैसा रिएक्ट करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। और ये जो है लिंक्डइन और ये सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जैसे भी आपका लिंक पे यस अच्छा लगा, लाइक मिला आपको, तो उसका बेनिफिट आपने पूरा लेना चाहिए। अगर आप पूरा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं तो भी गलत है, आपने पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। मतलब उस लाइक को आपने कनेक्ट करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और अपना बिजनेस के लिए वो इम्प्रूव करना चाहिए। सो आई विल गो टू द 14th पॉइंट। ये है, हाउ मेनी फॉलोअर्स आर यू हैविंग। अभी क्या होता है कि मैं फेसबुक में कुछ तो भी पोस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने कुछ अच्छी चीजें पोस्ट की है, स्लाइड्स पोस्ट किए हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे दोस्त तो देखते ही देखते हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है, लेकिन उनके दोस्त और दोस्तों के दोस्त, तो ये क्या है, ये साइकिल है। ये अगर साइकिल में आप जुड़ गए, आपको लोगों ने देखने का शुरू कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कि फॉलोअर्स। आपके पास ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स होने बहुत जरूरी है। और आपको कौन फॉलो कर रहा है ये भी आपने स्टडी करना चाहिए। और ये स्टडी जब आप करेंगे तो आप अपना जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा कि मुझे अच्छे पोस्ट कितने डालने चाहिए, मुझे कैसे पोस्ट को चेंज करना चाहिए, मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करके नेक्स्ट वाला जो मैं पोस्ट करूंगा उसमें ज्यादा लोग जो अभी आज जुड़े थे उससे ज्यादा लोग ने देखना चाहिए और उससे मेरा इम्प्रूव होना चाहिए। एक छोटा सा साइंस स्टडी किया हुआ है कि अगर आपका 1000 लोगों ने पोस्ट देखा है तो उसमें से एक आदमी आपका कस्टमर बन सकता है। वो एनआरआई भी हो सकता है दोस्तों। अगर ऐसा कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया आपको बिना कुछ किए, मैंने एक पोस्ट डाला, उसको मुझे 30 सेकेंड्स लगता है, 30 सेकेंड्स का एक स्लाइड मैंने डाल दिया, वो स्लाइड वहां पे परमानेंट रहने वाला है और उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक लोग देखेंगे। हो सकता है, हो सकता है कोई एनआरआई भी वो साइट देखे स्लाइड को और अपने दोस्तों को रेकमेंड करे या फिर वो खुद उसमें कनेक्ट होके मुझे कॉल करे। तो दोस्तों ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो पोस्ट किया है उसको मॉनिटर करना है। वो बहुत बड़ा मार्केट है, टाइम लगेगा इस मार्केट में एंट्री करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपका रेगुलर पोस्ट करना बहुत जरूरी है। आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका मेन सेलिंग कंसेप्ट क्या है, ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक डिसाइड कीजिए कि आप किस सेगमेंट में काम करेंगे, आपका कौन से सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम करेंगे। क्या आप मैक्सिमम प्रीमियम के ऊपर काम करना चाहेंगे, मैं सिर्फ प्रीमियम के ऊपर काम करूंगा, मेरा मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे बोलता है अशर भाई आपको 50 पॉलिसी करना है, तो मैं बोलता हूँ सर मुझे पॉलिसी का टारगेट मत दीजिए, मुझे प्रीमियम का टारगेट दीजिए। मैं प्रीमियम लाने के लिए मैं कंफर्ट जोन में हूँ। आप मुझे बोलो 3 लाख महीने का प्रीमियम चाहिए, 5 लाख चाहिए, रोज का 10,000 चाहिए, रोज का 50,000 चाहिए, वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सेगमेंट में काम करना है। अभी ऐसा भी होता है कि मैं सिर्फ रिटायरमेंट सेगमेंट में काम करूंगा, मैं सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन में काम करूंगा, मुझे सिर्फ 1 लाख प्रीमियम देने वाले लोगों को मिलना है। वो आप अपना खुद का
रिटायरमेंट सॉल्यूशन के ऊपर मैं काम करूंगा। आप अपने जो सेलिंग कंसेप्ट है उसको आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से वाले सेगमेंट में काम करना है, और उस सेगमेंट में आप मास्टरी ऐसी होनी चाहिए कि जैसा मैंने आगे बताया कि आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, स्किल होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और आपका एक मेंटर जो है वो आपको पुश करते रहना चाहिए। अब मैं आऊंगा, मेरा जो 16th पॉइंट है, लिस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन योर कैटलॉग। इसका मतलब ये है कि अगर मैं LIC का एजेंट हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं LIC का एजेंट हूँ और मेरे पास और दूसरी सर्विसेज भी है, दूसरी सर्विसेज में क्या है, मैं CA हो सकता हूँ, मैं CA की सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं जनरल इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, मैं वो भी सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट हूँ तो मैं वो भी सर्विसिंग दूंगा। और अगर मैं मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस का एजेंट हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, मैं जनरल इंश्योरेंस करता हूँ, ये सारी चीजें जो मैं करता हूँ वो मेरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मेरे क्लाइंट्स को ये सारा किस्सा मालूम होना चाहिए, मैं वो सर्विसेज देता हूँ ये उनको मालूम होना चाहिए। जब वो मुझे बाकी की सर्विसेज देते देते LIC का बिजनेस मिल सकता है, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है कि व्हेन आई एम गिविंग सर्विसेज, मैं अगर दूसरी चीजों का सर्विसेज दे रहा हूँ तो मुझे बिजनेस LIC का भी मिलेगा। हाँ, अगर आपके कोई क्लाइंट्स है जो CA है, जो पोस्ट ऑफिस के एजेंट है, तो आप गिव एंड टेक पॉलिसी में भी यूज कर सकते हैं। मैं मेरे CA को बोलता हूँ मैं तुझे 3 क्लाइंट दूंगा, तू मुझे 5 क्लाइंट सामने दे दे। मैं तुझे CA के लिए, मुझे IT रिटर्न्स फाइल करने के लिए 3 क्लाइंट दूंगा, तू मुझे 2 क्लाइंट LIC के लिए दे दो। ये गिव एंड टेक पॉलिसी में भी काम हो जाता है। या तो आप सब एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं। सब एजेंट मतलब आपका जो CA है उसको आप कमीशन शेयर करके आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करके आपने अपना काम करना चाहिए। मैं बढ़ूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है ये है 17th पॉइंट। 17th पॉइंट क्या है, लिस्ट योर टॉप सपोर्टर एंड ऐड एवरी टाइम। यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो कस्टमर है, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स है उसमें से मुझे सपोर्ट करने वाले कितने हैं, मुझे जितने सपोर्ट करने वाले हैं वो सारे कस्टमर्स का मेरे पास लिस्ट होना चाहिए। अब ये लिस्ट बना के मुझे ये स्टडी करना चाहिए कि ये लिस्ट जो बन रहा है हर हफ्ते ये लिस्ट को ऐड होना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐड होते जाने चाहिए। ऐड होना मतलब क्या है, अगर मैं अच्छी सर्विस दूंगा तो ही वो मेरा सपोर्टर होगा, अगर वो मेरा सपोर्टर होगा तो उसमें से कोई 2-4 लोग टॉप सपोर्टर्स होंगे। अभी जो मेरे टॉप सपोर्टर्स हैं, मुझे जो अच्छा सपोर्ट करते हैं, उनको अगर मैं ज्यादा सर्विसेज दूंगा, उनको अगर मैं अच्छा हेल्प करूंगा तो मेरे को वो एक्स्ट्रा रेफरेंस क्रिएट करके दे सकते हैं। अगर मैं इनके साथ जुड़ा रहूंगा हर बार, हर दिन, हर रोज, तो मुझे रेफरल्स मिलना चांसेस बहुत बड़ा हो सकता है। सो व्हाटएवर मैं जो भी काम करता हूँ मुझे उन तक पहुंचाना है और उनका सपोर्ट अप्रिशिएट करना है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे वेल विशर हैं। आपके लिए कुछ अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताइए। अगर वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आर्किटेक्ट है, CA है, आप उसको हेल्प कीजिए, आप उनको कस्टमर लेके दे दीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा, आप उनको सपोर्ट करेंगे एवरी टाइम, नॉट वंस और ट्वाइस, एवरी टाइम। प्लीज। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा कि आपका ये जो है व्हाट इज योर करंट साइज ऑफ सेल्फ मार्केटिंग। ये क्या सेल्फ मार्केटिंग मतलब, मैं खुद को प्रेजेंट कर रहा हूं तो सामने जो कस्टमर है वो किस बेसिस के ऊपर मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसका करंट साइज क्या है। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। ये मेरा कस्टमर टिकट वाइज भी मैं उसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ, टिकट साइज इन द सेंस कि वो प्रीमियम कितने देते हैं वो हिसाब से मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ। मैं मेरा जो रेफरल्स देने वाले कितने कस्टमर है उनको मैं अलग से ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मुझे मेल पे कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं ईमेल के ऊपर, मेरे ईमेल को रिस्पॉन्ड करने वाले कितने लोग हैं, मेरा व्हाट्सएप देखने वाले कितने कस्टमर्स हैं, मुझे व्हाट्सएप देखने के बाद कितने लोग कमेंट करते हैं वो एक लिस्ट अलग है। जो मेरा व्हाट्सएप खोलते ही नहीं है वो भी नोट करना जरूरी है कि उनको मुझे मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट से निकाल देना चाहिए, रख के क्या मतलब है। फिर मेरा फेसबुक का पोस्ट को कितने लोग देखते हैं, रेगुलरली कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं। ये सारा यूट्यूब में मैंने जो पोस्ट करते हैं हम, तो वो कितने लोग तक पहुंचती है मेरी यूट्यूब, और उसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितने लाइक्स मिलते हैं,
क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ये भी मुझे उसमें से समझ में आता है। सो सेल्फ मार्केटिंग करने के लिए ये सारी चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक सेकंड, मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फोन आ गया बीच में। मैं आगे बढ़ूंगा कि 19th पॉइंट जो है, यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी साइज क्या होगा। अगर आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी साइज कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ हमारा प्रोडक्ट कस्टमर वाइज, कंसेप्ट वाइज, टिकट वाइज हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कहाँ पर कर सकते हैं, ये हमें स्टडी करना चाहिए कि कंसेप्ट वाइज मैं कहाँ कम पड़ता हूँ, मुझे प्रोडक्टिविटी मेरा इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या कमी है, किस चीज में मेरी कमी पड़ रही है, वो मुझे स्टडी करके आगे बढ़ने के लिए देखना चाहिए। मैं जो मेरे कस्टमर को बना रहा हूँ, मेरे पास जितने कस्टमर्स है अभी तक, उनको मैं कस्टमर से क्लाइंट तक कैसे पहुंचा सकता हूँ, और क्लाइंट अगर बन गया है तो उसको मैं आगे और कैसे रेफरल्स क्रिएट कर सकता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमें प्रभु देसाई सर ने लास्ट मीटिंग में बताया था कि कष्ट आणि मर, कस्टमर, तो कस्टमर को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, हम ये बोलते हैं कि वो हमारे लिए कष्ट कर रहा है, वो कष्ट करके प्रीमियम हमारे लिए लेके आ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। और उससे कस्टमर से क्लाइंट तक हम उसको कैसे पहुंचाएंगे, सर्विस देके, उसका हेल्प करके, उसको रेफरल्स देके। और जब हम उसको कस्टमर से क्लाइंट तक बनाते हैं तो वो क्लाइंट बनने के बाद हमको रेफरल्स देगा और हमारा बिजनेस आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये चीज थी कि ही हैज टू बिकम योर कस्टमर, से कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आपने ये जो मेरे 21 पॉइंट्स आपने मैं प्रेजेंट किया आपको, ये आपके शायद लाइफ में हेल्पफुल हो और आपका बिजनेस बढ़ने में आपको कामयाबी मिले। और हमारी यही दुआ है। आज 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा जो हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ये सबको, आप सभी को शुभकामनाएं। और सीतारामन सर, मैं आपसे फिर से कनेक्ट करूंगा, आप प्लीज टेक ओवर कीजिए आगे का सेशन। थैंक यू हर्षद जी। जो है आपने ऐसे जो है 21 सक्सेस मंत्रा को ऐसे जो ब्रीफ किया है, इसके साथ जो है मैं एक छोटा सा एक बात है, उसके बाद जो है मैं अपना जो है सहयोगी लोगों से जो है अनुरोध करूंगा कुछ एक्सपर्टाइज कमेंट्स के लिए। ये सब जो है आपको, आप अपने आप को जान लिया, जानने के बाद अपने आप जो है इस व्यवसाय में क्या करना चाहिए, क्या करने से जो है 21 पॉइंट्स भी जो है आपने देखा है। और सबसे बहुत जरूरी है, फिल द अबव 21 क्वेश्चंस एवरी मंथ फॉर योर वर्क पैटर्न और रिव्यू, जिसको जो है बार बार हर एक महीने में आपको जो है रिव्यू करना चाहिए। पिछले महीने तक मैंने क्या कितना काम किया, क्या बैलेंस है, कितना और करना पड़ेगा, मेरा बैकलॉग कितना है, किसी वजह से मेरा जो है एक हफ्ते का काम छूट गया, तो उसका अगले महीने में उस एक हफ्ते का भी काम मिला के 5 हफ्ते का काम करना पड़ेगा। तो मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, कितना प्रीमियम लैग कर रहा है उसको लाना पड़ेगा। इसलिए मतलब आपको एवरी मंथ जो है इस जो है सक्सेस मंत्रा को भरना पड़ेगा, और साथ में रिव्यू भी एवरी मंथ करेंगे। तो आपको हर एक 12 महीने में एक स्टेबलाइज बिजनेस होगा, एक तरीके के बिजनेस, मतलब हवा का झोंका नहीं रहेगा, मतलब हवा आया तो पतंग उड़ गया ऐसा नहीं रहेगा, एक स्टडी तरीके से आपका पतंग उड़ते रहेगा मार्केट में। तो इसके साथ क्यों एक चीज जरूरी है, गोल विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपका अगर गोल विजुअलाइजेशन नहीं रहेगा तो आपको मतलब अपने आप को एक अचीवमेंट करने का एक उत्साह नहीं मिलेगा, एक पैशन नहीं मिलेगा, एक टारगेट नहीं मिलेगा। उसके लिए जानने के लिए वेयर डू यू सी योर सेल्फ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब जनवरी 1 तारीख को हो गया है, आपने एमडीआरटी किया है, बहुत अच्छी बात है, सीओटी किया उससे बढ़िया बात है, टीओटी किया उससे भी बढ़िया बात है, लेकिन
अगले साल इसी समय आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो इन ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, वो आपको उसी दिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक आपने जो पाया है वो पा चुके हैं, वो हिस्ट्री हो चुका है। तो अगर वो उस दिन आपने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस सेल्फ एडिट कर लिया, आपको पता चला मैंने 100 पॉलिसी बेचा था, मेरा टोटल प्रीमियम 24 लाख आया, इसका मतलब आपका एवरेज जो टिकट साइज है 24,000 हो गया, आपने एमडीआरटी पाया। तो अगले साल भी आप वहीं रहना चाहेंगे, ठीक है, आपने सोचा मैं इस बार जो है टिकट साइज डबल करूंगा, लेकिन वही 100 पॉलिसी बेचूंगा 48,000 के हिसाब से, आपका 48 लाख रुपया प्रीमियम आ गया, आप डबल एमडीआरटी हो गए। और आप सोच रहे हैं मैं इस साल सीओटी करूंगा किसी भी हालत में, लेकिन पॉलिसी तो मेरा जो है एक रेस्ट्रिक्शन है 100 पॉलिसी, आपका जो है टिकट साइज 72,000 लाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है प्रीमियम होगा सीओटी का, और सीओटी का कमीशन भी होगा। तो टीओटी का सीधा जो है डबल सीओटी का काम करना पड़ेगा। यहाँ आप क्या सोच रहे हैं, मैं ब्लैक्स करूंगा, कुछ पॉलिसियां जो है 25 से 50,000 के बीच में बेचूंगा, कुछ जो है 40 से 80,000 के, कुछ जो है पॉलिसी जो है 75,000 से 1.5 लाख के बेचूंगा, कुछ जो है गिना चुना जो पॉलिसियां 3 लाख रुपए प्रीमियम का हिसाब से बेचूंगा। तो आपका जो है नंबर ऑफ पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन आपका जो अचीवमेंट का जो है समय कम हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेज प्रीमियम, हाई एंड प्रीमियम, मीडियम एंड प्रीमियम और लो एंड प्रीमियम, ये सबके साथ जो है आपका ये एवरेज प्रीमियम अगर जो है 90,000 आता है, 90,000 से 1 लाख आता है, जैसा मिस्टर विजय सिंधे हुआ, मिस्टर संतोष तिटे हुआ, उन लोगों का जो है एक एवरेज जो है नियुक्त किया है उन लोगों ने, मेरे को पर डे जो है 1 लाख रुपीस प्रीमियम का पॉलिसी करना है। तो एक दिन उनका 3 लाख हो गया, बाकी 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन का काम हो गया। तो ऐसा जो है आपको अपना जो है वेयर डू यू सी योर सेल्फ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आपका आगे का 1 साल के बाद आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो वो जो है जनवरी 1 तारीख को ही आपके पास जो है कैलेंडर बन जाना चाहिए। और उसके लिए क्या है सबसे बेस्ट जो है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, उसको जो है आपको नियुक्त करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गोल, आपका डेली एक्टिविटी, रोज जो है मुझे 3 लोगों को मिलना है, रोज मुझे 5 लोगों को मिलना है, एक हफ्ते में कम से कम 3 पॉलिसी मुझे जो है प्रॉस्पेक्ट से पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट होना चाहिए। और मेरा जो है वीकली क्या है, वीकली गोल क्या है, फोर्टनाइट गोल, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन में मैंने कितना मतलब क्लोज करके कितना कमीशन पाना है, क्योंकि एलआईसी में हर 15 दिन में कमीशन निकलता है। और मेरा मंथली गोल, मैं अगर टीओटी करना है, मुझे अगर टीओटी करना है लगभग 48 लाख रुपया कमीशन लाना है, उस 48 लाख को अगर कमीशन में टीओटी लाना है, मेरा स्टेबलाइज एक जो है रेगुलराइज जो है कमीशन हर महीने में 4 लाख आना चाहिए। अगर मुझे सीओटी करना है हर महीने में कम से कम 2 लाख आना चाहिए। इस किस्म से जो है आप जो है प्रीमियम और कमीशन को एवरेज करके साल में बांट देंगे, आपको शॉर्ट टर्म गोल भी हो जाएगा, मिड टर्म गोल भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म भी गोल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म जो है उसी साल का, एलआईसी प्रोफेशनल के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा आप 30 साल का 25 साल का योजना, वो है कस्टमर के लिए है, वो लॉन्ग टर्म, उसको रिटायरमेंट के लिए क्या चीज प्रोवाइड करना, आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म गोल इसी साल का है। अच्छा, उसके साथ आपका पॉकेट में एक गोल्ड कार्ड होना चाहिए, ऐसा जो है गोल्ड कार्ड, आज जो है ये आदमी को प्रॉस्पेक्ट से मिलना है, मुझे जो है इसमें से जो है इतने लोगों को पॉलिसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 दिन पहले मीटिंग कर चुका हूँ, आज फाइनल डे है, आज उसको जो है प्रॉस्पेक्ट को जो है पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट करना है। आपके पास गोल्ड कार्ड जो है पॉकेट में होना चाहिए और हर दिन जो है वो टिक होना चाहिए। अगला दिन का गोल्ड कार्ड में बीबीएफ मतलब बैक फॉरवर्ड, आपको कौन रह गया वो लाना, मतलब गोल्ड कार्ड जो है आपको चेंज होते जाना चाहिए। गोल्ड कार्ड 2 किस्म का होना चाहिए, एक किस्म जो है जो रह गया वो जो मतलब आने वाला,
मतलब दोनों कार्ड अपडेशन होते रहेगा हर दिन प्रतिदिन। आपको 30 दिन के लिए 60 कार्ड पॉकेट में होने चाहिए, क्योंकि 60 कार्ड है, आपको पिक्चराइज करेगा, विजुअलाइज करेगा अब किसके पास जाना है। ऐसा तो है नहीं घर से उठ के है ना मैं जो है सीधा गाड़ी स्टार्ट करूंगा, जाके मतलब बॉम्बे हाईवे जाऊंगा, किसी से मिल के आऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है प्रेजेंटेशन किसके पास जाना है, किस जगह पर जाना है, उसका लोकेलिटी किधर है, और कौन सा साहब से मिलना है, किसको प्रेजेंटेशन देना है, कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, और उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको जो है आपको सब कुछ जो है गोल कार्ड से ही पता चलेगा। और ये सब कुछ करने के लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? अपने आप को कहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड आई एम द बेस्ट, एंड आई एम द बेस्ट। आप अगर अपने आप को सोच लिया मैं जो है सबसे अच्छा हूँ और सबसे अच्छा काम करने वाला हूँ और सबसे इंश्योरेंस अभी करता हूँ, मैं इस साल जो है हर हालत में एमडीआरटी पाने वाला हूँ, हर हालत में सीओटी अचीव करने वाला हूँ, हर हालत में टीओटी का रास्ता में पांव रखने वाला हूँ। आई एम द बेस्ट। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम साहब ने यह कहा है, जो ब्रेन में जाता है वही ब्रेन से वापस आता है। जो आपका दिमाग में जो जाता है, आप जो चाहते हैं वही चाहत आपको हकीकत में आपके पास जो है आके आपको एक बढ़िया इंसान और एक सक्सेसफुल अभिकर्ता बनाता है। तो जो ब्रेन में जाएगा, अगर आई एम द बेस्ट आप सोच लिया, योर फैमिली इज ऑल्सो बेस्ट, माई फैमिली इज द बेस्ट, माई ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। मेरा जो है LIC, मेरा माँ LIC, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को हमेशा सुरक्षा कर रहा है। और जो मैं प्रोफेशन जो कर रहा हूँ, ऐसे LIC एजेंट, ऐसे LIC अभिकर्ता, ऐसे MDRT एजेंट, ऐसे COT एजेंट, ऐसे TOT एजेंट, मैं जो भी कर रहा हूँ जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ। इस देश को ऊपर उठाने के लिए मेरा भी योगदान है। ऐसा सोच के आप जो है पॉजिटिवता के साथ काम करेंगे और माय कंट्री इज बेस्ट। मेरा भारतवर्ष जो है महान, मेरा भारतवर्ष बहुत बड़ा महान है। इसके साथ मैं जो है महेश मेश्राम सर से जो है अनुरोध करूंगा, लोग ज्वाइन करेंगे। हाँ, मिस्टर महेश मेश्राम सर प्लीज। हाँ बोलिए सर। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं दिखाया मेरा आवाज आ रही? यस विजिबल नहीं हुआ है। वो है गुड सर। इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे पहले मिशन MDRT के ऑर्गेनाइजर लोगों को बधाई कि उन्होंने इस अवसर पर एक खास विशेष सेशन रखा है, फ्रीडम बोनांजा। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको एक बोनांजा दिया जा रहा है, एक गिफ्ट दिया जा रहा है। एजेंट्स के लिए क्या गिफ्ट हो सकता है कि बेस्ट उसको विजन और मिशन, उसका मिशन क्या है और उसका विजन क्या होना चाहिए, बहुत ही शानदार ढंग से सीतारमन सर ने और अपना आसर जी, इन्होंने अपना आसर ने आज प्रूव कर दिया कि वो क्यों अपना आसर लिखते हैं। उन्होंने बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल टू दी पॉइंट एजेंट्स को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये बड़ा ही विस्तृत रूप से और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, इस सब के लिए जो सीतारमन जी ने अपने बातों में की कि हमको अपने आप को, अगर हम अपने लिए अच्छे बनते हैं तो निश्चित तौर से हम दूसरों के लिए भी हमको अच्छे बनना है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छे बनते हैं तो आप अपने लिए बेहतर होते हैं, और अगर आप दूसरों के लिए बेहतर होते हैं तो आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। तो निश्चित, और ये सब चीजें आती कि जो भी आपको आज बताया गया है फ्रेंड, इसको अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको जो भी आपका मिशन है वो पूरा होगा। जो आपका विजन है, फ्यूचर गोल है, वो निश्चित तौर से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि हम अपने आप को नहीं जो इन्होंने बताया कि अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने अंदर जो क्वालिटी डेवलप करना है,
जो चीजें है वो ट्रेनिंग से आती है, सीख के आती है, काम करने से आती है। पॉइंट टू पॉइंट बड़े अच्छे से सीतारमन जी ने और हमारे अपना आसर जी ने इनको बताया है। तो अपनी कमजोरी तलाश करो, अपने अंदर झांको। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़का रात को सड़क के किनारे बिजली की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था, बहुत देर से ढूंढ रहा था। उतनी देर में उसका फ्रेंड आया और बोला, सुरेश क्या ढूंढ रहा है? तो उसने बोला, मेरी चाबी खो गई है तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसका मित्र भी वहां उसके साथ उसको जो आया था वो ढूंढने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि अरे आपकी चाबी कहाँ खो गई है? तो उसने बोला कि मेरी चाबी कमरे के अंदर खो गई है। तो बोले, कमरे के अंदर खो गई है तो तू यहाँ कहाँ क्या ढूंढ रहा है? मतलब जो चीज हमारे अंदर है हम उसको बाहर ढूंढने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर तलाशना है। ये जो सारी खूबियां हैं आपके अंदर है, लेकिन वो आप बहुत सारी चीजें आप उसको जानते हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। जो आप हैं वो भी आप नहीं जानते हैं। इसके बारे में गालिब जी को जानते हैं। गालिब जी का एक शेर याद आ रहा है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग आईना साफ करते रहते हैं कि मेरा चेहरा चमकेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें अपना चेहरा साफ करना है। हम अगर अपना चेहरा साफ करेंगे यानी हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। यही बातें सीतारमन जी ने और आसर जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की कि एक LIC एजेंट्स को क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो उसका सीतारमन जी ने 3 चीजें बोली, RRR, रेफरल, रिजल्ट और रिव्यू। ये तीनों ही चीजें एजेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इनको करता है तो निश्चित तौर से रेफरल जो आप मिलते हैं उस पर काम करे तो आप उसको रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते उसको समय समय पे रिव्यू भी करता रहे। जैसा कि सीतारमन जी लास्ट में बोला कि आपको अपने टारगेट को रिव्यू करना है, कितना हुआ है, कितना बचा है, मुझे इस महीने में कितना करना था, अगर उतना नहीं हुआ है तो इस महीने में मुझे और उसको ऐड करके करना है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया है। आप इसको इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो और समझ में आएगा। निश्चित तो बड़े क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एजेंसी कैरियर को रखा है। इन दोनों ने आज जो प्रस्तुत किया है, मैं कह सकता हूं कि इन्होंने एजेंट के कैरियर को एक साइंटिफिक रूप से जो स्टेप बाय स्टेप होता है उसको प्रस्तुत किया है। क्योंकि आपने सुना होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम बहुत सुन लेते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग बहुत से सुन लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है। और हमारे ये जो सेशन हो रहा है मिशन 508 के, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग्स है प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेकिन जो आज बताया गया है ये एक्चुअल में हमें क्या होना चाहिए, क्या एक एजेंट्स को क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया। अगर आप इसको अमल करते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम एक तो अपने आप को अंदर से नहीं देख पाते, जो मैंने आपको बताया कि हम अपने चेहरे को साफ नहीं करते, हम आईना साफ करते रहते हैं। दूसरी चीज इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। इम्प्लीमेंटेशन अगर इन सारी चीजों का करते हैं तो कोई भी ताकत नहीं जो आपको रोक सके। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जहां आप कमजोर पड़ सकते हैं। और जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, आप उसको निश्चित तौर से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कमेंट्स करना चाहूंगा आज के इसमें कि जो हम सीतारमन जी ने और जो हमारे अपना आसर जी ने जो बताया है, निश्चित तौर से फ्रेंड्स उसको अमल कीजिए, रिव्यू कीजिए और इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। निश्चित तौर से सक्सेस आपको मिलेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं विजय शिंदे सर से अनुरोध करूंगा अपना एक्सपर्टाइज कमेंट्स दें। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? यस सर। सब कुछ सुनने के बाद कुछ बचा है ऐसा लगता नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, पर्पस क्या है, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्यों है, हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि स्टार्टिंग में बताया कि ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। बहुत कवर करने के बाद मैं थोड़ा अलग बात करूंगा। बहुत ही अच्छा बताया। आज के डेट में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि पेंशन पेंशन मींस रिटायरमेंट प्लानिंग का मार्केट बहुत बड़ा है। ये मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ मार्केट में। और आज के डेट में गए 2 साल से मैं पेंशन के बारे में लोगों से बात कर रहा हूँ कि लोगों के पास है ना पेंशन ही नहीं है। उनको पूछा जाता है कि मैं पूछते रहता हूँ कि सर 58 के बाद आपको पर मंथ कितना इनकम होगी।
पेंशन का मतलब क्या है कि खुद को सैलरी देना। मैं लोगों को बोलता हूँ कि खुद को पेंशन मतलब क्या है कि अभी तक आपको कोई तो सैलरी दे रहा है, आज आप अर्निंग कर रहे हैं तो कोई तो एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है। 58 की एज के बाद क्या होने वाला है कि आपको खुद ही आपके एम्प्लॉयर है और खुद ही एम्प्लॉई है, तो खुद को ही खुद सैलरी देना है। तो आप कितना सैलरी लेना चाहते हैं, खुद को कितना सैलरी देना चाहते हैं। एक तरीके से इस तरीके से कभी पूछता हूँ कि आपको पेंशन कितना मिलने वाली है, कि क्या क्या आपको मंथली क्या आय आय रहेगी, मंथली क्या इनकम रहेगी 58 से। तो लोगों के पास है ना, बहुत सारे लोगों के पास 95% लोगों के पास उसका आंसर ही नहीं है। और हम उसका पेंशन के बारे में थोड़ा उसको अवेयर करके उसका पेंशन का प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जीवन लाभ में हमारा है सेटलमेंट ऑप्शन है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अपना जीवन उमंग बढ़िया प्लान है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नीड एनालिसिस जो बोलते हैं, नीड एनालिसिस लोगों को पता पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बैक ऑफ द माइंड रहता है लोगों के भी, लेकिन वो बात करने वाला कोई नहीं रहता उनके साथ कि आपका पेंशन का क्या प्रोविजन है। ये हमें बात करनी चाहिए। जैसे जितने भी पॉइंट बताए उसमें एक पॉइंट आया था कि कॉन्सेप्ट सेलिंग। तो कॉन्सेप्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए। पेंशन अभी एक 4 दिन पहले की बात है, तो क्लाइंट बोल रहा है कि मैं टर्म इंश्योरेंस लूंगा, बाकी सब पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, फॉरेन में वैसा ही करते हैं। मैं बोला ठीक है, लेकिन फॉरेन में 45% टैक्स, गवर्नमेंट 40 to 45% टैक्स लेती है और ओल्ड एज प्रोविजन करती है। और आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो 33% टैक्स देते हैं। तो फॉरेन में जो बंदा है आपका दोस्त है वो 43% टैक्स दे रहा है और गवर्नमेंट उसका ओल्ड एज प्रोविजन कर रही है। तो 10% का डिफरेंस आ रहा है। तो 10% आप जो है वो आप आपके रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो कन्विंस हो गया। एक कन्विंस करने का एक तरीका रहता है, हम थोड़ा सा एनालिसिस करना भी जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना उसमें ही उसका आंसर रहता है। वो जो बोल रहा है ना वो फंस जाता है बोल के, लेकिन हम ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। हम ध्यान से सुनते हैं ना, वो बोलता है उसको पता है क्या बोल रहा है, हमें भी पता है कि क्या बोल रहा है। हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं ना, वो जो बोल रहा है उसमें ही उसको हम पकड़ सकते हैं। एक बार वो जो बोलता है उसमें ही पकड़ लिया तो अपना सेल करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बार हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जा सकते हैं। अभी ये जो 2 दिन पहले का जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो फॉरेन एम्प्लॉयर में उसके जो उससे में बात करता था, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करता था। तो तभी मुझे अचानक याद आ गया कि यार फॉरेन में तो 40 to 45% टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तब जाके सोशल सिक्योरिटी देती है, ओल्ड एज प्रोविजन। फिर वही पॉइंट पकड़ के मैंने उसके साथ बात किया, सर आप तो 32-33% टैक्स देते हैं, आपका दोस्त 43% टैक्स देता है, तब जाके उसका ओल्ड एज प्रोविजन होता है। अभी गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर पा रही है, तो आप तो वो 10% खुद को टैक्स दे दो, मीन्स खुद का एक प्लान करो ताकि आपको ओल्ड एज में अच्छा सा एक प्रोविजन हो जाए बुढ़ापे का। तो एक इंडिया में क्या है कि पेंशन नहीं है। अभी जो न्यूली जो गवर्नमेंट में ज्वाइन हुआ है 2005 के बाद, उनको भी पेंशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है अपने लिए, बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको टैप करना चाहिए। बस उतना ही एक मैं आइडिया दे दिया। टाइम भी बहुत हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो गुरुवर है सीतारामन जी, ये पूरा हमारे ब्रांच के गुरुवर है, मेरे सबसे पहले गुरु है। और उनका हाथ पकड़ के ही मैं पहली बार उन्होंने मुझे रोड पे लाया। रोड पे लाया मीन्स कोट टाई पहन के मुझे रोड पे मार्केटिंग कैसा करना है वो सिखाया। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा दिक्कत होता था कि यार मैं बेचूं तो किसको बेचूं, ताकि मेरा पूना में मैं तो बाहर से आया था, अब मेरा कोई रिलेटिव नहीं था और गिने चुने दोस्त थे, उनको तो बेच के हो गया, अभी किसको बेचना है, बहुत बड़ा दिक्कत होता था मेरा। तो सीतारामन जी मेरे साथ खड़े रहे 15 दिन और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बेचना है और कैसे अननोन लोगों से बात करना है, कैसा कैनवसिंग करना है। वो एक बार वो गाड़ी पकड़ ली मैंने 2006 में, पहली बार मैं तभी एमडीआईटी हुआ। अभी तक मुझे प्रोस्पेक्टिंग की कुछ कमी नहीं है और 99% मेरा जो क्लाइंट है वो पूरा कोल्ड कैनवसिंग वाला है, पूरा कोल्ड कैनवसिंग वाला है।
तो ये बहुत क्या होता है कि सुनना चाहिए, जो मैंने बात की कि क्लाइंट का भी सुनना चाहिए, गुरुवर का भी सुनना चाहिए, सबका सुनना चाहिए। एजेंट का काम है लिसनिंग, लिसनिंग प्रॉपरली। बताना तो क्या, अपना प्लान बताना 15 मिनट का काम है। प्लान बताना 15 मिनट का काम है, 45 मिनट सुनना है क्लाइंट को। वो जो बोलता है ना उसमें उसको बोलने दो ना, उसको बोलने दो। वो बोलता है ना, वो जितना बात करेगा ना उतना अपना सेल का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। अब बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है मिशन भी अपना। ये अभी हम चारों का मिशन नहीं रहा, पूरा इंडिया के जितने भी एजेंट्स है, एलआईसी एजेंट्स है, वो सबका वो मिशन बन गया है। स्टार्टिंग में तो सीतारामन सर और हमने मिलके चालू किया था 4 लोगों ने, लेकिन अभी ये हमारा मिशन नहीं लगता है, ये सब अपना मिशन लगता है। जैसे अभी आशर भी खुद का नहीं रहा, वो अपना आशर बोलता है, आपका अपना आशर, वैसा ये अपना आपका मिशन है। तो ये सब सब मिलके ये मिशन अपना आपका इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको सक्सेस मिलना है, सबको सक्सेस मिलना। और मिशन का पर्पज ये है कि हर कोई एजेंट एक एमडीआईटी बने। जैसा फ्रीडम मिला है, फ्रीडम मिला है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलना जरूरी है। और जब तक कोई एमडीआईटी नहीं होगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि एलआईसी एजेंट बनी गए हैं, भले मर्जी से बने हैं, गलती से बने हैं, डीओ ने पकड़ के बनाया है, गलती से फील्ड में आई है, तो एमडीआईटी बनना ये प्राइमरी स्टेज है। और मैं ये मानता हूँ कि एलआईसी एजेंट है और एमडीआईटी भी नहीं बनते तो भगवान भी वापस नीचे भेज देगा कि चलो तूने इतना बढ़िया, तुमको मैंने प्रोफेशन दिया था, फिर भी तू एक छोटा अचीव नहीं कर पाया। अभी ये एमडीआईटी छोटा क्यों लगता है मुझे, उसका एक मिनट में बताता हूँ और मैं मेरा खत्म कर दूंगा। 2006 में मेरे गुरु बोले थे कि 24,000 ईयरली प्रीमियम के 100 पॉलिसी करना, तो 24 लाख रुपीस प्रीमियम होगा, और तुम एमडीआईटी बन जाओगे। तो मैं वो बहुत ध्यान से प्लानिंग किया था वो जमाने में 100 पॉलिसी करने का। 24,000 मीन्स 5 लाख का एक पॉलिसी बनता था, 5 लाख समय श्योर्ड का, तब जाके ईयरली 24,000 प्रीमियम आता था। बड़ा स्ट्रगल करके 100 पॉलिसी बना दिया और मैं एमडीआईटी बन गया। उसके बाद वो चस्का लग गया। लेकिन आज मैं कंपैरिजन करता हूँ, वो जमाने में क्या होता था कि विदाउट बोनस एमडीआईटी होता था, प्योर कमीशन एमडीआईटी होता था। और आज 2006 टू 2022, तो लगभग 18 साल, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 साल हो गए। 16 साल के बाद भी टारगेट सेम है, 24,000 के 100 पॉलिसी करो तो एमडीआईटी बन जाएगा। एक्चुअली वो टारगेट इंक्रीज होना चाहिए था एज पर इन्फ्लेशन एंड जो महंगाई बढ़ी है, जो प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई लोगों की। तो ये टारगेट मेरे हिसाब से 1 लाख के 100 पॉलिसी करने के बाद ही एमडीआईटी डिक्लेयर करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टारगेट वही है जो 16 साल पहले था। 24,000 ईयरली प्रीमियम का 100 पॉलिसी करो तो एमडीआईटी बन जाएगा। और कितना कम करना चाहिए एलआईसी ने टारगेट, तो हम एमडीआईटी बन पाएंगे। तो ये मेरा एक खुद से एक सवाल और सबके लिए एक सवाल रहता है। तो इससे कम तो टारगेट नहीं हो सकता है, इससे कम तो एमडीआईटी का टारगेट नहीं हो सकता है। इससे कम एमडीआईटी का टारगेट होगा तो एमडीआईटी का शब्द का जो वैल्यू है ना वो खत्म हो जाएगा। और हमें वो वैल्यू को भी बरकरार रखना है और हमें एमडीआईटी भी बनना है। तो सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त के लिए शुभकामनाएं। और दिसंबर तक जो जो आपने जो सोचा है, सभी ने जो जो टारगेट मन में लिया है वो पूरा हो, इसलिए इसके लिए भी हम 508 टीम के तरफ से सबको बेल वेस्ट बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपने जो शेयरिंग किया उससे। लिसनिंग के ऊपर जो आपने प्रेशर दिया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि किरीट सिंघाड़ा सर ने भी बात ये बताई थी लास्ट मीटिंग में, लिसनिंग के हिसाब से ही आगे का बिजनेस के लिए इजी हो जाएगा। मैं अभी 2 मिनट का टाइम लूंगा, थीटे जी आए हो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं तब तक अनाउंसमेंट एक मुझे छोटा सा करना है। आप में से कोई भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक मुझे फोन कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज दीजिए, तो मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर दीजिए, 9850429955। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9850
9850429955। देखिए ऐसा होता है खुद का नंबर भूल जाता हूँ। 9850429955। प्लीज नोट माय नंबर, कभी आगे जरूरत पड़े तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। सीतारामन जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू अशर जी, थैंक यू विजय भाई, थैंक यू ब्रांच मैनेजर महेश मेश्राम सर, हमारा गुरुवर जो है रमेश बीजापुर सर को भी प्रणाम, और साथ में जो है संतोष टीटे जो है ये 75 वर्ष का महोत्सव का जो है क्वालिफाइड होने के लिए काम पे लगा हुआ है, और उनके तरफ से भी जो है संदेशा आया है सबको शुभकामना देने के लिए। और आजादी का 75 वर्ष का जो है ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है, आज तक हमने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आज भी जो है कल के दिन से हम काम करना शुरू कर दें तो जैसा जो है अपना भारत माता का जो है, अपना हिंदुस्तान का जो झंडा फहर रहा है, ऐसा ही आपका प्रोफेशन का भी झंडा जो है बहुत ऊंचाई में जो है फहरना शुरू हो जाएगा। और घबराइए मत, दिन कम है तो हम आपके साथ है, जब साथ साथ चलेंगे हर काम आसान हो जाएगा। 2 आंखें 12 हाथ जो है ये मिशन MDRT 508 के हम लोग आप लोगों के साथ है। जैसा कि आशा जी ने बोला, आपको जो है जो भी कुछ चाहिए, जहां भी आपको ऑब्स्टेकल आता है, तकलीफें आता है, उनको आप मैसेज दीजिए, और वो जो है अपने आप से होता है तो करवा देंगे, नहीं होता है तो हम तीनों का और हम गुरुवर हमारा मैनेजर साहब सबसे किसी न किसी से जो है थ्रो करके आपका काम जो है पूरा करने का पूरा वो प्रयास करते हैं। और वो एक किस्म का 24 घंटा जो है वो आप लोगों के लिए अर्पण किया हुआ है, तो बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं साथ मैं तो ये मानता हूँ कि दिन कम नहीं है। दिन अपने पास सोच काफी, सोच सोच कम है। हाँ, दिन काफी है। अभी तक किसी ने जैसे सीतारामन जी बोले एमडीटी किया है तो अच्छा है, सीओटी किया है तो बहुत अच्छा है, और टीओटी किया है तो और भी बहुत अच्छा है। आज भी कोई किसी का कुछ टारगेट कम है, दिसंबर एंड तक किसी का कुछ प्लान है तो वो पूरा हो सकता है। सिर्फ एक जरूरी है कि उसने तय करना चाहिए कि मुझे ये करना है। आज वो कोई भी आज तय करता है कि मुझे एमडीटी करना है, सीओटी करना है, तो आधी लड़ाई इसमें ही हो जाते हैं कि आपने वो डिसाइड किया है। ये क्या होता है कि कोई और डिसाइड नहीं कर सकता आपका फ्यूचर। आपका किसी का भी फ्यूचर है ना, हम बोलते हैं कि खुद का फ्यूचर खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आज के डेट में भी कोई जीरो में भी रहेगा, जीरो, और वो चाहता है कि एमडीटी करना है तो वो कर सकता है। सिर्फ पहला स्टेप है कि उसने वो डिसाइड करना चाहिए कि मुझे करना है। एक बार वो डिसाइड करता है कि करना है तो आगे रास्ता अपने आप मिल जाता है। उसकी जिद उसको और वो मंजिल तक लेके जाएगी। इतना तो इतने सालों का हम सब का तजुर्बा है कि एक बार डिसाइड करो, आपका जिद ही आपको मंजिल तक लेके जाएगी। आज जीरो भी है ना, जीरो तो भी कुछ मुश्किल नहीं है। आज जीरो से स्टार्ट करना, और हर किसी की शुरुआत जीरो से ही शुरू होती है। ऐसा कोई शुरुआत नहीं कि जो जीरो से नहीं होती है। हर एक चीज की, दुनिया में हर एक चीज की शुरुआत ही जीरो से स्टार्ट होती है। तो आज भी कोई शुरुआत करता है जीरो से तो 31 दिसंबर तक उसका एमडीटी होना ही होना है। वो सीओटी करना चाहता है तो सीओटी होना ही होना है, और टीओटी करना चाहता है तो टीओटी भी होना ही होना है। उसमें कोई ब्रह्मदेव जो बोलते हैं ना, ब्रह्मदेव भी नीचे आएगा तो उसको नहीं रोक सकता है, यदि तुम खुद ठान लेते हैं तो। अदरवाइज क्या है फिर, दुनिया कितना भी बोले कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर ही आज का सेशन। और मेन मेन बेस वही है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपने क्या डिसाइड किया है, तो वही होगा जो आप डिसाइड करोगे। थैंक यू सर। तो इसी के साथ सबको शुभकामना देते हुए आप मन से सोचिए, दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, और सबसे बड़ी चीज पेट के अंदर वो आग को जलाइए, पेट से वो आग को जलाइए। ज्वाला ऐसा चलना चाहिए, आज तक हमने नहीं सुना किसी ने शादी तय किया हो और वो शादी नहीं हुआ हो, क्योंकि हर शादी जो है गरीब का घर से लेके अमीर का घर तक, जिस तारीख में शादी तय किया है वो तारीख का पहला दिन बारात आता है, अगला दिन शादी होता है। बाद में कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में जुलाया जाता है।
ऐसा ही जो है आपने शादी तय कीजिए, 31 दिसंबर तक मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है। तो एमडीआरटी का शादी, टीओटी का शादी, सीओटी का शादी होगा पक्का। 30 तारीख को बारात आएगा और 31 दिसंबर को आपका ऐलान होगा। आप शादीशुदा जो है एमडीआरटी को जो है मंगलसूत्र पहनाएंगे, सीओटी को मंगलसूत्र पहनाएंगे, टीओटी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। इसी के साथ सबको शुभकामनाएं देते हुए साथ में जो है 18 तारीख अगस्त को जो है हमारा गेस्ट स्पीकर रहेगा राम नायक, मिस्टर राम नायक, टीओटी एंड कॉर्पोरेट क्लब मेंबर और पुणे से हैं, बहुत अनुभवी एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर कैसा बना है, तो वो जो है पूरा अपना विवरण देंगे। इसी के साथ आज सबको जो है 75 वर्ष का आजादी का अमृत महोत्सव का शुभकामना देते हुए हम टीम मिशन एमडीआरटी 508 के मिस्टर एस रामन, मिस्टर विजय शिंदे, मिस्टर संतोष तीटे और साथ में अपना आशार मिस्टर हेमंत आशार, साथ में हमारा जो है ब्रांच मैनेजर महेश मेश्राम और साथ में हमारा गुरुवर रमेश बीजापुर के ओर से सबको जो है धन्यवाद कहते हुए जो है यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं। सक्सेस 21 एक फ्रीडम बोनस हम देने के लिए कोशिश किया है, इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनाइए और सक्सेस पाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। जय हिंद। ऐसा करना ही है। Hmm?